नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि दिमाग में भी लड़ी और जीती जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ऑफिस में प्रमोशन की युद्ध, बिजनेस में कंपटीशन की युद्ध और यहां तक कि अपने ही मन के अंदर अपनी बुरी आदतों से युद्ध। लेकिन क्या इन युद्धों को जीतने का कोई गुप्त सूत्र है? कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें सिखा सके कि कैसे हर चुनौती का सामना करें और वो भी बिना खुद को नुकसान पहुंचाएं? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो आज से 2500 साल पहले चीन में लिखी गई थी, लेकिन जिसका ज्ञान आज भी दुनिया के सबसे कोई सारे सीईओ, मिलिट्री जनरल्स और स्पोर्ट्स कोचेस के लिए किसी गीता से कम नहीं है। उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर और इसके लेखक थे एक रहस्यमयी रणनीतिकार सुन त्जू। यह किताब सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, यह किताब है रणनीति तरीके के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में और उस कला के बारे में जिसे कहते हैं बिना लड़े ही जीत जाना। यह आपको सिखाएगी कि अपने दुश्मन को कैसे समझें, अपनी ताकत को कैसे पहचानें और कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में घुमा लें। क्या आप तैयार हैं उस प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को जानने के लिए जो आपको आपकी जिंदगी के हर युद्ध का विजेता बना सकता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सबसे विशाल जीत, बिना लड़े ही जीत जाने की कला। जब हम युद्ध की कला या द आर्ट ऑफ वॉर जैसा कोई नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद हिंसा, आक्रामकता, दुश्मन को कुचल देना, यही सब है ना? हमें लगता है कि यह किताब हमें एक बेहतर योद्धा, एक ज्यादा क्रूर विजेता बनना सिखाएगी। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुन त्जू की इस महान किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक इसके ठीक उल्टा है। सुन त्जू अपनी किताब की शुरुआत ही इस चेतावनी से करते हैं कि युद्ध कोई खेल नहीं है। वो कहते हैं युद्ध राज्य के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। यह सुरक्षा या विनाश का मार्ग है। इसे किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह एक बहुत ही गंभीर बात है। सुन त्जू हमें बता रहे हैं कि असल में युद्ध के मैदान में उतरना, खून बहाना, यह तो रणनीति की सबसे ज्यादा विफलता है। यह आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। तो फिर असली जीत क्या है? असली कला क्या है? सुन त्जू हमें वो सूत्र देते हैं जो इस पूरी किताब का दिल है, उसकी आत्मा है। वो कहते हैं युद्ध की सर्वोच्च कला दुश्मन को बिना लड़े ही अपने अधीन कर लेना है। इस एक लाइन को अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि सुन त्जू का पूरा दर्शन इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है। एक साधारण जनरल वो है जो युद्ध जीत कर आता है। एक अच्छा जनरल वो है जो कम से कम नुकसान में युद्ध जीतता है। लेकिन एक महान, एक जीनियस जनरल वो है जिसे लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। वो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग के बल पर, अपनी रणनीति के बल पर जीत हासिल कर लेता है। यह एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली विचार है। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत पाश्विक बल में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति में है। तो यह बिना लड़े जीत हासिल कैसे की जा सकती है? सुन त्जू इसके कई रास्ते बताते हैं। वो कहते हैं दुश्मन के किले पर हमला करना सबसे बुरी रणनीति है। उससे बेहतर है उसकी सेना पर हमला करना, और उससे भी बेहतर है उसकी रणनीति पर ही हमला कर देना। उसके प्लान को ही फेल कर दो, उसके दोस्तों और सहयोगियों को उससे अलग कर दो, उसके देश में अफवाहें और फूट फैला दो ताकि उसका मनोबल टूट जाए, उसके सेनापतियों के मन में शक पैदा कर दो। जब दुश्मन अंदर से ही टूट चुका हो, जब वो नैतिक रूप से हार चुका हो, तो उसे हराने के लिए आपको शायद एक भी तलवार उठाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद ही आपके सामने आत्मसमर्पण कर देगा। यही है असली जीत। एक ऐसी जीत जिसमें न आपका कोई सैनिक मरता है, न आपका कोई संसाधन बर्बाद होता है, और आप दुश्मन को भी बिना नष्ट किए साबुत का साबुत अपने अधीन कर लेते हैं। यह सबक सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। सोचिए, ऑफिस में आपका किसी सहकर्मी के साथ कोई मतभेद है। एक तरीका है कि आप उससे सीधे सीधे बहस करें, झगड़ा करें, अपनी आवाज ऊंची करें। यह किले पर हमला करने जैसा है। इसमें दोनों का नुकसान होगा, रिश्ते खराब होंगे और ऑफिस का माहौल भी बिगड़ेगा। लेकिन सुन त्जू का तरीका क्या होगा? शायद आप पहले यह समझने की कोशिश करें कि उस सहकर्मी की असली समस्या क्या है। शायद आप उसके बॉस या उसके दोस्तों से बात करके स्थिति को समझें। शायद आप एक ऐसा समाधान पेश करें जिसमें आप दोनों की जीत हो।
यह है बिना लड़े जीतने की कला। यह हमें सिखाता है कि हमें हर टकराव को एक युद्ध की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक पहेली की तरह देखना चाहिए जिसे चतुराई से सुलझाया जा सकता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल परिस्थिति को बिना सीधे टकराए सिर्फ अपनी समझदारी से सुलझाया है? अगर हां, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेकिन इस महान कला में माहिर होने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है जानकारी। और सुन तजु का सबसे प्रसिद्ध सूत्र हमें इसी जानकारी के महत्व के बारे में बताता है। चैप्टर नंबर 2, जीत का सबसे बड़ा रहस्य, अपने दुश्मन और खुद को जाने। अगर सुन तजु की आर्ट ऑफ वॉर से आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए। यह इस किताब का और शायद दुनिया की सारी रणनीतियों का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। सुन तजु कहते हैं, अगर तुम अपने दुश्मन को जानते हो और खुद को भी जानते हो तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणाम से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद को जानते हो लेकिन अपने दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के लिए तुम्हें एक हार का भी सामना करना होगा। और अगर तुम न तो खुद को जानते हो और न ही अपने दुश्मन को, तो तुम हर युद्ध में हारोगे। यह एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत ही गहरी बात है। सुन तजु कह रहे हैं कि जीत या हार का फैसला युद्ध के मैदान में नहीं होता, वो तो युद्ध शुरू होने से बहुत पहले आपके दिमाग में, आपके विश्लेषण में ही हो जाता है। चलिए इस सूत्र के पहले हिस्से को समझते हैं, अपने दुश्मन को जानो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि युद्ध में उतरने से पहले आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसका सेनापति कैसा है, क्या वो साहसी है या डरपोक, क्या वो आक्रामक है या रक्षात्मक, उसके सैनिक कितने प्रशिक्षित हैं, उनका मनोबल कैसा है, उसके पास संसाधन कितने हैं, वो किस तरह की जमीन पर लड़ना पसंद करता है। ये एक जासूस की तरह सोचना है। आपको अपने दुश्मन के दिमाग में घुसना है, ये समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या सोच रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। ये सिर्फ सैन्य जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अब इसे बिजनेस की दुनिया में लागू करके देखते हैं। मान लीजिए आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। आपका दुश्मन कौन है? आपका प्रतियोगी। तो अपने दुश्मन को जानने का मतलब है अपने प्रतियोगी के प्रोडक्ट का पूरी तरह से विश्लेषण करना। उसकी कीमत क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके ग्राहक कौन है, उसकी मार्केटिंग रणनीति क्या है, उसकी कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, उसके कमजोर बिंदु क्या हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं, क्या उसकी ग्राहक सेवा खराब है, क्या उसके प्रोडक्ट में कोई कमी है। जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को उससे बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं सूत्र के दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, खुद को जानो। ये शायद और भी ज्यादा मुश्किल है। हम अक्सर अपने बारे में एक गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं, या हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सुन तजु हमें चेतावनी देते हैं कि यह एक घातक गलती है। आपको अपनी सेना, अपनी टीम या अपनी कंपनी का एक बहुत ही ईमानदार और निर्दयी आकलन करना होगा। आपकी असली ताकत क्या है? क्या आपके पास बेहतर तकनीक है? क्या आपकी टीम ज्यादा प्रेरित है? और आपकी कमजोरियां क्या हैं? क्या आपके पास पैसे की कमी है? क्या आपके पास अनुभव की कमी है? जब तक आप अपनी हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे, आप एक सही रणनीति नहीं बना सकते। अगर आपकी सेना पैदल लड़ने में मजबूत है और घुड़सवारी में कमजोर, तो आप एक खुले मैदान में लड़ने की योजना क्यों बनाएंगे? आप एक ऐसी जगह चुनेंगे जहां आपकी पैदल सेना को फायदा मिले। यह व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही सच है। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खुद को जानने का मतलब है यह समझना कि आपका कौन सा विषय मजबूत है और कौन सा कमजोर। आप कितने घंटे तक एकाग्रता से अध्ययन कर सकते हैं? आपकी सीखने की शैली क्या है? क्या आप सुनकर बेहतर सीखते हैं या लिखकर? जब आप अपनी इन ताकतों और कमजोरियों को जान लेते हैं, तभी आप एक प्रभावी स्टडी प्लान बना सकते हैं। आप अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा समय देंगे और अपने मजबूत विषयों से आत्मविश्वास हासिल करेंगे। सुन तजु का यह एक सूत्र ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का नक्शा दे देता है। यह हमें बताता है कि तैयारी ही सब कुछ है। भावुकता में या अहंकार में आकर कोई भी युद्ध शुरू मत करो। पहले अपना होमवर्क करो, पहले खुद को समझो, फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को समझो और फिर उस रणनीति को चुनो जो तुम्हारी ताकत को बढ़ाए और तुम्हारी कमजोरी को छिपाए।
लेकिन क्या होगा अगर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो? क्या तब भी आप जीत सकते हैं? सुन त्जू कहते हैं, हाँ, अगर आप एक कला में माहिर हो जाएं, धोखे की कला में। चैप्टर नंबर 3, धोखे की कला। जब कुछ भी वो नहीं होता जो दिखता है, सारी युद्ध कला धोखे पर आधारित है। यह सुन त्जू का एक और बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली सिद्धांत है। एक बार जब आप खुद को और अपने दुश्मन को जान लेते हैं, तो अगला कदम है इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को धोखा देना, उसे भ्रमित करना। सुन त्जू का मानना था कि एक सीधा सादा अनुमान लगाने योग्य योद्धा हमेशा हारता है। जीतता वही है जो अपने दुश्मन को हमेशा अंधेरे में रखता है, जो उसे यह अनुमान ही नहीं लगाने देता कि आपका अगला कदम क्या होगा। धोखे की यह कला सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, यह एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खेल है। सुन त्जू हमें इस खेल के कई नियम सिखाते हैं। वो कहते हैं, जब तुम मजबूत हो तो कमजोर होने का दिखावा करो, जब तुम कमजोर हो तो मजबूत होने का नाटक करो। सोचिए, यह कितना शक्तिशाली विचार है। अगर आपका दुश्मन जानता है कि आप बहुत मजबूत हैं, तो वो आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। लेकिन अगर आप उसे यह विश्वास दिला दें कि आप कमजोर हैं, आपकी सेना थकी हुई है, आपके पास रसद की कमी है, तो वो शायद लापरवाही में, जल्दबाजी में आप पर हमला कर देगा और तभी आप उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आप असल में कमजोर हैं, तो आपको अपनी ताकत का दिखावा करना चाहिए। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे दुश्मन को लगे कि आपके पास कोई गुप्त योजना है और वो आप पर हमला करने से डर जाए। वो आगे कहते हैं, जब तुम पास हो तो ऐसा दिखावा करो कि तुम बहुत दूर हो, जब तुम दूर हो तो ऐसा दिखावा करो कि तुम बिल्कुल पास आ गए हो। यह दुश्मन को भ्रमित करने और उसे थकाने की एक शानदार रणनीति है। आप अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर दुश्मन को यह एहसास दिला सकते हैं कि आप हर जगह मौजूद हैं। वो अपनी सेना को इधर उधर दौड़ाता रहेगा और जब वो थक कर चूर हो जाएगा, तब आप अपनी असली केंद्रित ताकत से उस पर हमला कर सकते हैं। ये दुश्मन को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका देने की कला है। सुन त्जू की धोखे की कला का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है दुश्मन को लालच देना। वो कहते हैं, दुश्मन को ललचाने के लिए उसे चारा डालो। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन किसी खास जगह पर आए जहां आपने उसके लिए जाल बिछा रखा है, तो वहां कोई ऐसी कीमती चीज छोड़ दो जिसे वो हासिल करना चाहेगा। यह चारा कुछ भी हो सकता है, रसद का एक काफिला या एक महत्वपूर्ण पुल। दुश्मन उस चारे के लालच में आएगा और आपके जाल में फंस जाएगा। इसी तरह वो कहते हैं, अगर दुश्मन गुस्से में है तो उसे और भड़काओ, अगर वो घमंडी है तो उसके अहंकार को और हवा दो। एक ऐसा सेनापति जो गुस्से में या अहंकार में फैसले लेता है, वो हमेशा गलतियां करता है और आपको बस उसकी उन्हीं गलतियों का इंतजार करना है। यह सिद्धांत बिजनेस की दुनिया में हर रोज इस्तेमाल होता है। जब कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है, तो वो अक्सर उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है ताकि उसके प्रतियोगी भ्रमित हो जाएं। वो शायद अपने प्रोडक्ट की असली कीमत या असली फीचर्स को अंत तक छुपा कर रखती है। ये सब धोखे की कला का ही हिस्सा है। व्यक्तिगत जीवन में भी हम अनजाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप ताश का कोई खेल खेलते हैं, तो क्या आप अपने अच्छे पत्ते अपने चेहरे पर जाहिर होने देते हैं? नहीं, आप एक पोकर फेस बनाकर रखते हैं। आप धोखा देते हैं। सुन त्जू हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने असली इरादों और अपनी असली ताकत को छुपा कर रखना चाहिए। अपनी योजनाओं को रात की तरह अंधेरा और अभेद्य रखो और जब तुम हमला करो तो बिजली की तरह गिरो। लेकिन यह सब धोखे और चालें तभी काम करेंगी जब आपके पास एक ठोस योजना हो, एक ऐसी योजना जो युद्ध शुरू होने से पहले ही बन चुकी हो। चैप्टर नंबर 4, जब युद्ध कागज पर जीती जाती है, योजना और तैयारी का महत्व। सुन त्जू के लिए युद्ध कोई भावनाओं या बहादुरी का खेल नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही ठंडा और गणनात्मक विज्ञान है। वो अपनी किताब की शुरुआत में ही कहते हैं कि किसी भी सैन्य अभियान को शुरू करने से पहले एक बुद्धिमान सेनापति अपने तंबू में बैठकर अपने नक्शों और अपनी जानकारी के साथ यह गणना करता है कि उसके जीतने की कितनी संभावना है। जो सेनापति युद्ध से पहले ज्यादा गणना करता है, वो जीतता है। जो कम गणना करता है, वो हारता है। और जो कोई गणना ही नहीं करता, उसकी हार तो निश्चित है। यह दिखाता है कि सुन त्जू के लिए
योजना और तैयारी का कितना ज्यादा महत्व था। युद्ध का नतीजा सैनिकों की बहादुरी से ज्यादा सेनापति के दिमाग में बनी योजना पर निर्भर करता है। तो एक सेनापति को किन किन चीजों की गणना करनी चाहिए? सुन ताजू हमें 5 मौलिक कारकों के बारे में बताते हैं जिनका आकलन किसी भी युद्ध से पहले किया जाना चाहिए। अगर आप इन 5 कारकों में अपने दुश्मन से बेहतर हैं तो आपकी जीत की संभावना बहुत अधिक जाती है। ये 5 कारक आज भी किसी भी बिजनेस रणनीति या किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला कारक है दा वे या ताव। इसका मतलब है नैतिक कारण या उद्देश्य। यह वो चीज है जो यह सुनिश्चित करती है कि जनता और सैनिक अपने शासक के साथ पूरी तरह से एकमत हों। क्या आपका उद्देश्य न्यायपूर्ण है? क्या आपके लोग आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं? क्या वे आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं? अगर आपकी सेना का मनोबल ऊंचा है, अगर उन्हें यह विश्वास है कि वे एक सही कारण के लिए लड़ रहे हैं, तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक बिजनेस के संदर्भ में यह आपकी कंपनी का मिशन या विजन है। क्या आपके कर्मचारी आपकी कंपनी के लक्ष्य में विश्वास करते हैं? क्या वे सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं या वे किसी महान उद्देश्य का हिस्सा महसूस करते हैं? दूसरा कारक है स्वर्ग या हेवन। इसका मतलब है समय और मौसम। क्या आप सही समय पर हमला कर रहे हैं? क्या मौसम आपके पक्ष में है? क्या यह दिन है या रात, सर्दियां हैं या गर्मियां? एक बुद्धिमान सेनापति हमेशा समय का फायदा उठाता है। वो जानता है कि कब इंतजार करना है और कब हमला करना है। बिजनेस में इसे मार्केट टाइमिंग कहा जा सकता है। क्या आप अपना प्रोडक्ट सही समय पर लॉन्च कर रहे हैं? क्या बाजार उसके लिए तैयार है? तीसरा कारक है पृथ्वी या अर्थ। इसका मतलब है युद्ध का मैदान या भूभाग। क्या जमीन समतल है या पहाड़ी? क्या वहां नदियां या जंगल हैं? आपके और आपके दुश्मन के बीच की दूरी कितनी है? आपको किस रास्ते से जाना चाहिए जो सुरक्षित भी हो और छोटा भी? एक अच्छा सेनापति हमेशा उस जमीन पर लड़ना चाहेगा जो उसकी सेना की ताकतों के अनुकूल हो। अगर आपके पास मजबूत घुड़सवार सेना है तो आप खुले मैदान में लड़ना चाहेंगे। बिजनेस में यह आपका बाजार या इंडस्ट्री है। क्या आप एक विकसित होते हुए बाजार में हैं या एक घटते हुए बाजार में? आपके प्रतियोगी कहां स्थित हैं? चौथा कारक है सेनापति या कमांडर। यह नेतृत्व के गुणों के बारे में है। क्या सेनापति बुद्धिमान है? क्या वो ईमानदार है? क्या वो अपने सैनिकों के प्रति दयालु है? क्या वो साहसी है? और क्या वो अनुशासित है? सुन त्जू कहते हैं कि एक सेनापति को प्यार और डर दोनों का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। उसे अपने सैनिकों से प्यार करना चाहिए ताकि वे उस पर भरोसा करें, लेकिन उसे इतना सख्त भी होना चाहिए कि वे उसके आदेशों का पालन करें। और पांचवां कारक है विधि और अनुशासन। इसका मतलब है आपकी सेना का संगठन। क्या आपकी सेना ठीक से संगठित है? क्या हर किसी को अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारियां पता हैं? क्या आपकी सप्लाई चेन यानी रसद की व्यवस्था मजबूत है? क्या आपका संचार सिस्टम ठीक से काम कर रहा है? एक सेना कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, अगर वो अनुशासित और संगठित नहीं है तो वो एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। बिजनेस में यह आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रोसेस है। सुन त्जू हमें सिखाते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है, यह सावधानी पूर्वक की गई योजना और कठोर तैयारी का परिणाम है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले आपको कागज पर अपने दिमाग में युद्ध को जीतना होगा। आपको हर संभावना का आकलन करना होगा, हर जोखिम का अनुमान लगाना होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपकी सारी योजना धरी की धरी रह जाए? क्या होगा अगर युद्ध के मैदान में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? तब एक सेनापति को क्या करना चाहिए? चैप्टर नंबर 5, पानी की तरह बनो, गति और लचीलेपन की ताकत। अगर पिछला चैप्टर हमें योजना और तैयारी का महत्व सिखाता है तो यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपनी योजनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। सुन त्जू एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कहते हैं। सैन्य रणनीति पानी की तरह होती है। पानी का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप उसे जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। वो हमेशा ऊंची जगहों से बचकर नीचे की ओर यानी आसान रास्ते की ओर बहता है। और जब वो बहता है तो उसकी गति में इतनी ताकत होती है कि वो कोई सारे पत्थरों को भी हिला सकता है। सुन त्जू कहते हैं कि एक महान सेनापति को भी अपनी रणनीति में पानी की तरह ही होना चाहिए, लचीला, अनुकूलनीय और अवसरवादी। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आप कितनी भी अच्छी योजना क्यों ना बना लें, आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि युद्ध के मैदान में चीजें बदल सकती हैं। आपका दुश्मन कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मौसम अचानक बदल सकता है। ऐसे में जो सेनापति अपनी पुरानी योजना से ही चिपका रहता है वो हार जाता है। जीतता वही है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को तुरंत बदल लेता है। आपको अपने दुश्मन की हर चाल पर प्रतिक्रिया देनी है, ठीक एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट की तरह जो अपने प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा का ही इस्तेमाल उसे हराने के लिए करता है। आपको आकार होना है। अगर दुश्मन को आपका आकार ही नहीं पता, अगर उसे आपकी रणनीति का कोई पैटर्न ही नहीं मिलता, तो वो आप पर हमला कहां करेगा। पानी की तरह होने का एक और मतलब है हमेशा आसान रास्ता चुनना। इसका मतलब कायरता नहीं है, इसका मतलब बुद्धिमानी है। सुन त्जू कहते हैं, एक बुद्धिमान योद्धा हमेशा दुश्मन की ताकत से बचता है और उसकी कमजोरी पर हमला करता है। यह इस किताब का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। युद्ध का मकसद अपनी बहादुरी दिखाना नहीं है, युद्ध का मकसद है जीतना, और वो भी कम से कम कीमत पर। तो अगर आपका दुश्मन किसी एक जगह पर बहुत मजबूत है, अगर उसने अपने सबसे अच्छे सैनिकों को वहां तैनात कर रखा है, तो आप सीधे जाकर उससे क्यों टकराएंगे? यह तो मूर्खता होगी। आप एक कमजोर जगह खोजेंगे, एक ऐसी जगह जहां उसकी रक्षा पंक्ति कमजोर हो, जहां उसने उम्मीद ही नहीं की हो कि हमला हो सकता है, और आप अपनी सारी ताकत से वहीं पर हमला करेंगे। जैसे पानी एक बांध में एक छोटी सी दरार खोज लेता है और फिर अपनी पूरी ताकत से वहीं चोट करके पूरे बांध को तोड़ देता है, वैसे ही आपको भी दुश्मन की रक्षा पंक्ति में एक छोटी सी दरार खोजनी है और वहीं से